Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 है, श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करें। तो श्रमिक संघ क्या होते हैं? औद्योगिक समाज में औद्योगिक समाज होती है। औद्योगिक समाज में एक तरफ पूंजीपति होता है और दूसरी तरफ सर्वहारा होते हैं। सर्वहारा एक्चुअल में कौन होते हैं? ये श्रमिक होते हैं जो अपना शारीरिक श्रम देते हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? संघ का निर्माण करते हैं। तो अर्थात जब ये संघ बनाते हैं तो ये क्या है? इस पे पूंजीपतियों पे अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या है? दबाव देते हैं। तो पूंजीपतियों पे दबाव देते हैं। तो इससे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या? व्यवसायिक समूह, दबाव समूह, सहकारी समूह, पारिवारिक समूह पूछ रहा है। तो आंसर तो मिल गया हमारा फर्स्ट का बी। ये क्या हो जाएगा? एक दबाव समूह हो जाएगा। व्यवसायिक समूह जो बिजनेस से संबंधित होते हैं। सहकारी समूह जो जैसे आपको बीज, खाद इत्यादि के सरकारी मूल्यों पे जो बेचते हैं वो सहकारी समूह के रूप में कार्य करते हैं। पारिवारिक समूह जैसे हमारे खानदान हो गए, गोत्र के लोग हो गए, तो ये सभी क्या है? पारिवारिक समूह के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है, कौन शिक्षा का कार्य है? कह रहा है कि शिक्षा का क्या कार्य है यह हमें बताना है। संस्कृति का संचरण करना या सामाजिक संश्लेषण या सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक संकट। तो शिक्षा के कार्य को हमें बताना है कि क्या है। शिक्षा की ये भी एक टॉपिक है, शिक्षा पढ़ना है हमें। शिक्षा का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे दो रूप में अध्ययन करते हैं। एक होता है कि शिक्षा को प्रकार्यवादी कौन मानते हैं? प्रकार्यवादी। और एक मानते हैं कि यह दुष्प्रकार्यात्मक है समाज के लिए शिक्षा, या उस पे शिक्षा को उचित ठहराते हैं और शिक्षा को अनुचित ठहराते हैं। ये दो कैटेगरी के लोग होते हैं। प्रकार्यवादी में आते हैं आपको दुर्खीम, इनकी एक रचना भी है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये कहते हैं कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वो है जो परिवार समूह, समवयस्क समूह या मित्र समूह जो कार्य नहीं कर सकते, वह कार्य क्या है? वह शिक्षा करती है। जो कार्य नहीं कर सकते वह शिक्षा करती है। अर्थात शिक्षा को यह प्रकार्यवादी मानते हैं। दूसरा नाम पार्सन्स का आता है। कहते हैं कि शिक्षा क्या है? व्यक्तित्व विकास का कार्य करती है। व्यक्तित्व विकास का कार्य करती है, समाजीकरण करती है व्यक्ति का, सार्वभौमिक परिस्थिति के लिए तैयार करती है। सार्वभौमिक परिस्थिति के लिए तैयार करती है या समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करती है। कहीं कहीं दिया रहता है कि समाज और व्यक्ति के बीच पुल का कार्य करती है। समाज और व्यक्ति के बीच कड़ी का कार्य करती है, पुल का कार्य करती है, कड़ी का कार्य करती है। तो ये प्रकार्यवादी में आ गए। पार्सन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एजिल मॉडल देते हैं। एजिल मॉडल एडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। तो इंटीग्रेशन है समाज में जो एकीकरण है वो कैसे बना रहता है, वो बताते हैं कि धर्म और शिक्षा के माध्यम से बना रहता है। धर्म और शिक्षा के माध्यम से एकीकरण समाज में बना रहता है। अब दूसरे पक्ष की बात करें, दुष्प्रकार की, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। दुष्प्रकार मानने वालों में कौन से हैं? बोर्दियू आ जाते हैं आपको पहले नंबर पे। बोर्दियू वो कहते हैं सांस्कृतिक शिक्षा को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहते हैं कि शिक्षा क्या है? पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच जो खाई है उसको और बढ़ा देती है।
पूंजीपति और सर्वहारा के बीच की खाई को और बढ़ा देती है। इसलिए शिक्षा को क्या है, प्रकारवादी नहीं मानते हैं, बढ़ा देती है। दूसरा नाम आ जाता है आपका इसमें अल्थुजर का। अल्थुजर का वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि शिक्षा क्या है, असमानता को बढ़ाती है, असमानता को बढ़ाती है। कहते हैं कि वर्गों का यह पुनरुत्पादन करती है, वर्गों का पुनरुत्पादन करती है। एक और आपको नाम इसमें आ जाएगा इवान इलिच। कई बार इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है इवान इलिच से। इवान इलिच हिडन करिकुलम की अवधारणा देते हैं। तो यहाँ शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं, यहाँ मैंने लिख दी हैं, उसे नोट कर लीजिएगा। ये आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आई थिंक इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह से जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वह आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस तरह से आपके एक नोट्स तैयार होंगे। ऐसी जानकारियों के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करें। तो 2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, शिक्षा क्या है, सामाजिक संकट तो यह नहीं होती है, तो शिक्षा तो संकट नहीं है, तो डी कट गया और बी कट गया, 4 नहीं होगा। संस्कृति का संचरण है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन बोर्डियो कह ही रहे हैं, तो फर्स्ट तो होगा ही। सामाजिक नियंत्रण, बिल्कुल, ये जब आदमी आचरण करता है तो क्या है, बीच की कड़ी का काम करता है, समाजीकरण होता है, तो हम समाज के अनुरूप कार्य करते हैं। और संश्लेषण ये भी होगा, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो 2 का सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? ए वर्जित कर्म, बी गोत्र बहिर्विवाह, सी जाति सगोत्र विवाह के नियम, डी अगम्य गमन वर्जन। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सगोत्र विवाह का निषेध, जब हम अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, यह किसका उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये? तो यहाँ वर्जित कर्म होता है जो कार्य हम नहीं करते हैं, जिस कार्य की मनाही होती है। बी हो गया गोत्र बहिर्विवाह या विजाति विवाह, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, अर्थात सगोत्र विवाह का निषेध। दोनों एक ही बात हो गई, तो 3 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी, जाति सगोत्र विवाह के नियम। तो ये नियम है, इसमें कोई आंसर नहीं है। अगम्य वर्जन अर्थात बहुत ही करीबियों के साथ विवाह इत्यादि या यौन संबंधों का निषेध अगम्य वर्जन कहलाता है। ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? टैबू का। जो चीज़ हमें समाज में निषेध होती हैं, अर्थात जितने तरह के निषेध होते हैं वह एक तरीके की रूढ़ियाँ होती हैं। जितने टैबू होते हैं वो क्या हैं? रूढ़ियाँ होती हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मातृशतात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? ए वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है, बी विवाह संबंध अस्थायी नहीं है, सी पत्नी अपने पति के घर में रहती है, डी स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मातृसत्तात्मक, जहाँ माँ की सत्ता हो वैसे परिवार में स्त्री की स्थिति तो निश्चित ही सर्वोच्च होती है, लेकिन यहाँ जो विशेषताएं दी गई हैं इनमें से कौन सी विशेषता यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार की नहीं होती है? तो परिवार में, मातृसत्तात्मक परिवार में निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति क्या होगी? उच्च होगी, उच्च परिस्थिति होगी। ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? गारो, खासी इत्यादि जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है, बिल्कुल। यहाँ जब माँ की सत्ता होगी, माँ मुखिया होगी, तो वहाँ माँ के जरिए ही उसकी पहचान होगी, उसकी वंश परंपरा चलेगी। विवाह संबंध अस्थायी नहीं होते, यह बिल्कुल सही बात नहीं है, अर्थात आंसर हमारा हो गया बी। कौन सा पूछ रहा है? नहीं है। पत्नी अपने पति के घर रहती है, ये बिल्कुल सही है कि पत्नी अपने पति के घर में रहकर भी मातृसत्तात्मक होती हैं और कहीं कहीं नहीं भी रहती हैं, जैसे एग्जाम्पल नायर। यहाँ क्या है? यहाँ विजिटिंग हस्बैंड आते हैं, विजिटिंग हस्बैंड होते हैं इनके,
और डी, स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। बिल्कुल, जब यह मातृसत्ता चल रही है, माँ का अधिकार है, तो उसके आगे उनकी लड़कियों को मिलेगा, तो यह होगा ही। 4 का आंसर हमारा हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में क्या है, प्रतिबंधों के नियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ नियमों के नाम दिए गए हैं। तो ये सभी क्या है, विवाह के नियम हैं, विवाह के नियम हैं और उनका एक्सप्लेनेशन है जिसे हमें मैच करना है। इसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है। उसी चीज़ को देखिए कैसे क्वेश्चन में चेंज करके पूछ रहा है। ए है, अपने वंशानुक्रम समूह के बाहर से जीवन साथी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तो क्या कर रहा है, समूह से बाहर, तो समूह से बाहर क्या होगा, बहिर्विवाह होगा। तो ए का 2 2 जगह हो गया। दूसरा कहता है उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह नहीं कर, अर्थात स्त्री की जाति क्या है, उच्च है और पुरुष की जाति निम्न है। तो इस तरह के विवाह को क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो बी का हो गया 1, बी का 1 2 जगह, इसमें कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर तो मिल गया डी। आगे भी देख लेते हैं, अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना, जाति के अंदर विवाह अर्थात अंतर विवाह, सी का हो गया 4। और डी, उच्च जाति का पुरुष की जाति उच्च है और स्त्री की जाति निम्न है, तो ये हो जाएगा अनुलोम विवाह। तो हो गया आपको ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आंसर हमारा मिल गया डी। 5 का आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सूची 1 को सूची 2 की मदों से सुमेलित कीजिए और उत्तर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ हमें सही आंसर बताना है कि क्या है। एक तरफ आवास के नियम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित अवधारणा है। एक नवविवाहित दंपति जो पति के पिता के घर रहता है, तो पति के पिता के घर रहेंगे तो पितृतंत्रात्मक हो जाएगा। तो ए का हो गया 3, ए का 3 2 जगह है। दूसरा कहता है एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी की माता के घर रहता है, तो जो माता के घर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मातृस्थानीय। तो बी का 2। तीसरा कहता है एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रह सकता है, अर्थात पत्नी या पति किसी के घर भी रह सकता है, तो वो हो जाएगा आपको द्विस्थानीय। सी का हो जाएगा 4, सी का 4 यहाँ है। आंसर तो हम लोग का मिल गया पहले ही। और चौथा कहता है एक नवविवाहित दंपति जो अपने रहने के स्थान कहीं भी, यहाँ तक कि उनके परिवार के मूल स्थान से भिन्न, अर्थात वो कोई नई जगह जाकर रहते हैं, तो वो हो जाता है आपको डी। तो डी का हो जाएगा 5। तो आंसर हमारा मिल गया ए, आवास के नियम और उनकी अवधारणा से संबंधित हम लोगों ने यहाँ मैचिंग देखा। आंसर 6 का बन गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रशस्त विवाह कौन सा है। ए असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या पैशाच विवाह। बी दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, असुर विवाह या प्रजापत्य विवाह। सी ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह या डी ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह या आर्ष विवाह। तो यह प्रशस्त विवाह कौन सा है पूछ रहा है। प्रशस्त मतलब होता है मान्य। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि विवाह क्या है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है मान्य विवाह और दूसरा होता है अमान्य विवाह। मान्य विवाह का क्या फॉर्मूला था, 4 थे और अमान्य विवाह भी 4 थे। इसका फॉर्मूला था ब द आप, और अमान्य विवाह के क्या थे, अगरप, अगरप। तो ब से हो गया आपको ब्रह्म विवाह, द से हो गया दैव विवाह, आ से हो गया आर्ष विवाह और प से हो गया प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। अ से हो गया आपको असुर विवाह, ये सारे अमान्य विवाह में आ जाते हैं। ग से गंधर्व विवाह, र से राक्षस विवाह और प से पैशाच विवाह। ये सभी विवाह किस तरह के विवाह होते हैं, कैसे होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने पूरे डिटेल से बताया है।
देखिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमें बताना क्या है, मान्य कौन सा है। मान्य में ब द आप जो आएगा वो हमारा मान्य हो जाएगा। तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। देखिए कितना इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। याद करने के लिए सिर्फ हमें ब द आप याद करना है और अग्रप याद करना है। तो अब जिसमें भी असुर विवाह हो गया, आपको यहाँ दे रहा है तीनों, लेकिन इसमें असुर विवाह दे दिया तो ये कट गया। यहाँ आपको असुर विवाह, गंधर्व विवाह, सारे ये अमान्य विवाह के एग्जाम्पल्स दे दिए इसने। यहाँ गंधर्व विवाह आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से इजीली आप याद भी कर सकते हैं और इससे संबंधित कैसे भी क्वेश्चन हो गया आप हल कर सकते हैं। तो 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार मनाही है। क्या चीज़ की मना करता है यह? ए संपिंड विवाह, बी सप्रवर विवाह, सी सगोत्र विवाह, डी इनमें से सभी। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है वह सप्रवर विवाह और सगोत्र विवाह को मान्यता देता है, मगर संपिंड विवाह को यह मान्यता नहीं देता है, मनाही करता है। तो 8 का आंसर हो गया हमारा यहाँ ए। साथ ही साथ इस विवाह में, इस अधिनियम के तहत हमें तलाक की भी सुविधा मिलती है। तो 8 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किसका कथन है कि आज भी हिंदू भावनाएं संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? ए पीएच प्रभु, बी इरावती कर्वे, सी कबाड़िया, डी आईपी देसाई। तो इसका आंसर क्या होगा? सी की के एम कपाड़िया। ये कहते हैं, इनका यह कथन है कि आज भी हिंदू भावनाएं संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। ये संयुक्त परिवार के लक्षण क्या बताते हैं? संयुक्त परिवार का लक्षण बताते हैं क्या है? संयुक्त संपत्ति है। जहाँ संयुक्त संपत्ति होती है वहाँ संयुक्त परिवार का मुख्य लक्षण बताते हैं। दूसरा बताते हैं, ये इसकी विशेषता हो गई, इसके लक्षण बताते हैं कि यहाँ पीढ़ियों की गहराई होती है। पीढ़ियों की गहराई, संयुक्त परिवार पर इनका बहुत ही विशेष अध्ययन रहा है। संयुक्त परिवार के बारे में इनकी बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। दूसरी इनकी बुक आ जाती है कास्ट इन ट्रांजिशन। नेक्स्ट इनकी बुक की बात करें, इनकी बुक है फैमिली इन ट्रांजिशन। नेक्स्ट इनकी बुक की बात करें हिंदू किनशिप, हिंदू किनशिप। कबाड़िया महोदय, इनका मुख्य अध्ययन क्षेत्र नौसारी कस्बा रहा है। नौसारी कस्बा जो कि दक्षिण गुजरात का एक हिस्सा है। इनका मुख्य अध्ययन क्षेत्र यही रहा है। इन्होंने ही कहा कि हिंदू विवाह मुख्य रूप से क्या है? हिंदू विवाह का कार्य, हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार है। और संस्कार इन्होंने क्यों कहा है संस्कार है? क्योंकि इन्होंने धर्म के विवाह के जो उद्देश्य बताए हैं, विवाह के जो उद्देश्य बताए हैं वो इनका उद्देश्य है DPR। इसकी बात यही करते हैं, कहते हैं कि हिंदू विवाह में इस सबसे पहले उद्देश्य इसका धर्म होता है, दूसरा प्रजा होती है और तीसरा रति होती है। अर्थात विवाह करना एक धार्मिक संस्कार मानते हैं। इस तरह की बातें कौन करते हैं? कबाड़िया महोदय करते हैं। संयुक्त परिवार पर मुख्य रूप से जो जो बातें एग्जामिनेशन में आती हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ बता दिया है, उसे आप नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है। इरावती कर्वे भी आते हैं संयुक्त परिवार में, पीएच प्रभु और आईपी देसाई भी आते हैं। पीएच प्रभु का इनका है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बुक हो जाती है। इरावती कर्वे का विस्तृत नातेदारी और नातेदारी पर इनका विशेष अध्ययन है। आईपी देसाई ये भी संयुक्त परिवार पर अध्ययन करते हैं। इरावती कर्वे संयुक्त परिवार को एक मनोरंजनात्मक समूह मानती हैं, मनोरंजनात्मक समूह कहती हैं इसे। आईपी देसाई संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष को देखते हैं और कहते हैं कि अभी भी क्या है, समाज में संयुक्त परिवार विद्यमान है और संयुक्त परिवार
संरचनात्मक रूप से कम हुए हैं, लेकिन प्रकार्यात्मक रूप से अभी भी संयुक्त परिवार भारत में मौजूद हैं। इस तरह का कथन IP देसाई का है। तो 9 का आंसर हमारा हो गया यहाँ C। नोट कर लीजिएगा, आपके काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको बताया और यह यहाँ आपको क्वेश्चन के रूप में आ गया। A धर्म प्रजा रति, B धर्म रति प्रजा, C प्रजा रति और धर्म, D रति धर्म तथा प्रजा। तो अभी मैंने क्या बताया, हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? DPR, ये याद रखना है, DPR। D से पहले हो जाएगा धर्म, P से हो जाएगा प्रजा और R से हो जाएगा रति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धर्म प्रजा रति। आंसर हो गया B। यहीं अगर मुस्लिम विवाह की बात करें, मुस्लिम विवाह का उद्देश्य, तो ये क्या हो जाएगा? शरद। S से हो जाएगा आपको पहले सेक्स, फिर R से हो जाएगा रिप्रोडक्शन और D से हो जाएगा आपको, तब इनका धर्म लास्ट में आता है। पहले यौन संबंध, फिर बच्चों का या प्रजनन और फिर यह एक धर्म होता है। और हमारे यहाँ इसके विपरीत होता है, पहले धर्म माना जाता है इसे, फिर बच्चों के या प्रजनन के लिए किया जाता है विवाह और तीसरे में यह आपके यौन सुख के लिए किया जाता है। तो 10 का आंसर हमारा हो गया B। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेंगे और याद करने में भी आसान रहेंगे। तो 10 का आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक परिवार जहाँ पति और पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? A नाभिक परिवार, B संयुक्त परिवार, C विस्तृत परिवार, D इनमें कोई नहीं। तो नाभिक परिवार कौन सा होता है? जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। इन सब से मिलकर नाभिक परिवार का सृजन होता है, अविवाहित बच्चे। दूसरा होता है संयुक्त परिवार, जिसमें 3 पीढ़ियाँ साथ साथ रहती हैं। विस्तृत परिवार, ये 3 पीढ़ियाँ तो होती ही हैं, प्लस इसमें नातेदार होते हैं, अर्थात पत्नी या पति किसी से भी संबंधित लोग, विवाहित संबंधित या रक्त संबंधित कोई भी नातेदार लोग जब साथ रहते हैं तो ये विस्तृत परिवार हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पति पत्नी से संबंधित लोग, पति के पक्ष के भी या पत्नी के पक्ष के भी, कोई भी जो लोग सब साथ मिल के रहते हैं वो क्या है? विस्तृत परिवार कहलाएगा। तो 11 का आंसर हो गया हमारा C। इस तरह से अच्छी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।